बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन को मुकम्मल करने के बाद इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। आगाज़ में केमिकल कोऑर्डिनेशन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी केमिकल नेचर इस सेशन में स्टडी करेंगे। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन बुनियादी तौर पे हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिल के चलता हुआ काम है। ऑलराइट, किस तरह से मिलके चल रहा है ये काम, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा है कि असल में अगर हम हार्मोनल कंट्रोल के लिहाज से जो मास्टर ग्लैंड है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको देखें तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन। ऑलराइट, दिमाग के एक खास हिस्से के अंदर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स हुआ है और इट इज कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टली विद द हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब यह है कि इसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के तहत जितने स्टिमुलाई दिमाग तक आएंगे, फौरी तौर पे कुछ को तो फिजिकल रिस्पॉन्सेज के जरिए भुगता दिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि कुछ एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर पैदाइश से लेके हमारी डेथ तक चल रही हैं। बहुत ही स्लो किस्म की एक्टिविटीज हैं, बट दे आर रेगुलेटेड थ्रू स्पेशलाइज्ड केमिकल सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज ग्लैंड्स, और केमिकल्स का नाम क्या है? हार्मोन्स। ऑलराइट, तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले नंबर पे कि व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर वन बाय वन इसके तमाम कंपोनेंट्स को देखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so we can define chemical coordination as the coordination system that is used in controlling and regulating many body functions through special secreted chemicals called hormones that have been secreted by specialized group of cells known as glands. Alright, तो glands को अगर हम define करना चाहें तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। A gland is a group of cells in an animal's body that synthesize substances called hormones for release into the bloodstream or into the cavities inside the body or its outer surface. अब अगर इसको हम आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसा गदूद जो रतूबतें खारिज करने की सलाहियत रखता है, उसको हम टेक्निकली ग्लैंड कहेंगे। ऑलराइट, तो ग्लैंड बुनियादी तौर पे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर 20 से ज्यादा इकसाम के ग्लैंड्स मौजूद हैं जो एंडोक्राइन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपने इस डेफिनेशन पे गौर किया हो तो आपको इस चीज का अंदाजा हो रहा होगा कि यहां पे हमने डिफरेंशिएट कर दिए हैं दो तरह की सिक्रीशंस। एक वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में भेज रहे हैं, उनको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक वो ग्रुप है जो अपनी सिक्रीशंस को या तो कैविटीज में खारिज कर रहे हैं बॉडी के अंदर वाली साइड पे, या फिर वो डायरेक्टली किसी ना किसी एपिथेलियल सरफेस के ऊपर लाके उनको रिलीज कर रहे हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड डक्ट्स, उनको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। Exocrine glands are the glands that produce and secrete chemical substances on the epithelial surface through a duct, or they may produce some of their secretions within the cavities. All right, इसमें हम कौन कौन सी एग्जांपल्स याद रख सकते हैं? स्वेट ग्लैंड्स जो आपका पसीना खारिज करवा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड स्वेट डक्ट्स मौजूद हैं आपकी स्किन के अंदर, वहां से पसीना निकल के डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। फिर इसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड्स जो आपके मुंह के अंदर मौजूद हैं, स्लाइवा पैदा कर रहे हैं, स्लाइवरी डक्ट के जरिए डायरेक्टली आपकी बकल कैविटी के अंदर लाके सिक्रीशंस छोड़ रहे हैं। फिर उसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स जो आपकी स्किन के ऊपर ऑयली सिक्रीशंस पैदा करते हैं, एंड एट द एंड देयर आर मेमरी ग्लैंड्स दैट आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स present inside the mammals. All right students, then the second type is the endocrine glands. जी स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके नाम से हमें अंदाजा हो रहा है कि बुनियादी तौर पे ये वो सिक्रीशंस खारिज करेंगे जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर डायरेक्टली भेज दी जाएंगी और फिर वहां से ये टारगेट सेल्स तक ट्रेवल करके चले जाएं। ऑलराइट, तो ये ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? The endocrine glands are the ductless glands. इनकी कोई ट्यूब, कोई नाली इनके पास मौजूद नहीं है। Alright, that pour their secretions directly into the bloodstream, और डायरेक्टली अपनी जो भी रतूबतें खारिज करते हैं वो खून के अंदर शामिल करके बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जहां पे टारगेट सेल्स मौजूद हों वहां पे ये सिक्रीशंस अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल्स हम थ्रू आउट अभी ये जितने भी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के, ऑल ऑफ दोज ग्लैंड्स दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इस वजह से स्पेशली यहां पे मैंने अलहदा से मेंशन नहीं की एग्जांपल्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर फंक्शंस या ज्यादातर सिस्टम्स को रेगुलेट किया जा रहा है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है।
अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाई नॉट एक्सोक्राइन हार्मोन्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये बात याद रखें कि उनके फंक्शंस लिमिटेड हैं, स्पेसिफिक हैं, लेकिन यहां पे बहुत बड़े फंक्शंस या इस तरह के फंक्शंस जो आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी हैं वो भी रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ब्लड ही वो वाहिद जरिया है कि जिसके जरिए इन सिक्रीशंस को हर टारगेट सेल तक पहुंचाया जा सकता है, बजाय इसके कि स्पेशलाइज्ड नालियां बनाई जाती कि एक ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करे और फिर उस नाली के जरिए किसी एक स्पेसिफिक पार्ट तक जाया जा सके। इस तरह से अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड के जरिए पैदा होता तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा नालियों का एक अलहदा से नया झुरमट लगा होता, जो कि फिर फिजिबल नहीं रहना था हमारी इस कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस चीज को अल्लाह ताला ने एक और तरीके से मॉडल कर दिया, और वो क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम्स आर नाउ रेगुलेटिंग द केमिकल कोऑर्डिनेशन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एंडोक्राइन सिस्टम को अगर हम डिफाइन करना चाहें, वी कैन डिफाइन इट collection of glands that produce hormones from different glands present in different parts of the body in order to regulate metabolism, growth, development, sexual reproductive function and sleep wake cycles। इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज आपको अंदाजा है कि होम्योस्टैटिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करवा रहा होता है। तो असल में हाइपोथैलेमस ही वो ब्रिज है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान में एक राब्ता बना हुआ है, ताकि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को सक्सेसफुली बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कामयाब अंदाज में मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे हार्मोन्स को। व्हाट आर हार्मोन्स, क्योंकि इन केमिकल्स के बगैर तो अगर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अगर ये केमिकल्स पैदा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन सिरे से किसी जगह पे वजूद ही नहीं रखेगी। सो व्हाट आर हार्मोन्स, ग्रीक वर्ड है जिसके लफ्जी मायने है एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन। आपको उससे अंदाजा हो रहा है कि बुनियादी तौर पे ये किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में पैदा होते हैं और फिर किसी ना किसी एक्टिविटी को पाए तकमील तक पहुंचा के छोड़ते हैं। सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे हार्मोन्स की केमिकल नेचर एक जैसी नहीं होगी। कुछ जो हैं वो स्टीरॉयड बेस्ड हैं और कुछ जो हैं वो अमीनो एसिड बेस्ड हैं। तो इन दोनों केमिकल बेसिस की बुनियाद पे बनते हुए मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में मुलविस पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, वो क्या है कि दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट टिश्यूज। चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो इस वजह से डायरेक्टली इनको ब्लड का हिस्सा बना दिया जाता है। Do not initiate new biochemical reactions but regulate enzymatic and other chemical reactions that have been already started। तो ये बात भी अपने जहन में रखिएगा कि ग्लैंड्स खुद से कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं से रिलीजिंग फैक्टर्स पहुंचते हैं ग्लैंड्स के पास, और फिर उसके बाद ग्लैंड्स एक्टिवेट होके तो वो एक्टिविटी जो स्टार्ट हो चुकी हुई है उसी को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मे स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन। तो ये आपको याद होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए मुकम्मल की जाती हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक वाले केस में हम ये बात याद रखेंगे कि कुछ हार्मोन्स इस तरह के भी हैं जो दूसरी एक्टिविटीज को स्टार्ट करवाते हैं, और कुछ हार्मोन्स इस तरह के भी हैं कि जो बहुत सी एक्टिविटीज को रुकवा देते हैं जस्ट टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस सच एज, कौन कौन सी चेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा दौरानिये पे मुश्तमिल हैं। सबसे पहली मिसाल जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रोथ। जी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकती हैं? ग्रोथ चेंजेस, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब ग्रोथ चेंजेस के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एक सेल्ड जाइगोट से पैदा होने वाला एक ऑर्गेनिज्म जब 6 फुट की हाइट या 80 से 100 किलो तक का वजन गेन करता है तो वो जो इरिवर्सिबल चेंजेस आ रही हैं दे आर नोन एज द ग्रोथ। ऑलराइट, और इस ग्रोथ के लिए आपके हार्मोन्स ही हैं जो इतने पैसिवली इस काम में लगे हुए हैं कि आपको फील भी नहीं होता और आप एक छोटे बच्चे से लेके एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के जो लाइफ साइकिल्स हैं इनके अंदर एक फेज मैच्योरिटी वाली भी आती है कि जब द ऑर्गेनिजम्स दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ऑलराइट, तो वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली फेज है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हार्मोन्स। और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो हर वक्त आपकी बॉडी के अंदर चल रही हैं, उनके बगैर तो किसी किस्म की भी ग्रोथ जो है वो मुमकिन नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन
कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। तो आपके लिए मैं इसको मजीद आसान कर रहा हूं, दो बेसिक ग्रुप्स या डिविजन्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एक वो हैं जो अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स कहलाते हैं, एक वो हैं जो स्टीरॉयड बेस्ड कहलाते हैं। जो अमीनो एसिड बेस्ड हैं उसमें आपको अंदाजा हो रहा है कि प्रोटीन्स के प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे यूनिट्स हैं, दे आर अमीनो एसिड्स, और उनसे ही मुख्तलिफ इकसाम की फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लाने के बाद डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स बना दिए जाएंगे। और जो स्टीरॉयड हैं उसमें आपको अंदाजा होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल इज द बैकबोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टू मेन ग्रुप्स, अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स एंड स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स, और चार बड़ी टाइप्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। द फर्स्ट वन आर प्रोटीन्स, जिसमें हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन को शामिल करेंगे, दैट आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द शुगर लेवल विद इन योर ब्लड एंड बॉडी। अमीनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से पैदा होने वाला हार्मोन, और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को आप एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन वगैरह के नाम से जानते हैं। देन आर पॉलीपेप्टाइड्स, वेसोप्रेसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन या एडीएच को चैप्टर 15 में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी के अंदर इंशाल्लाह इसको दोबारा से देखेंगे। ऑक्सीटोसिन जो है, इट इज अ स्पेसिफिक फीमेल हार्मोन। फिर उसके बाद स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे वो हार्मोन्स हैं which have their significance within the sexual maturity and further gametogenesis. एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और फिर आपका रिलीफ हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी से स्ट्रेस को जायल करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।